हाँ बेटा, अपन लोग चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे फिजिक्स के अंदर आवेश तथा विद्युत क्षेत्र। शुरू के 2-3 लेक्चर्स अपन ने पढ़ लिए हैं और उन लेक्चर्स के अंदर अपन ने विद्युत आवेश क्या होता है और उसके क्या क्या गुणधर्म होते हैं उन सारी चीजों के बारे में बात कर ली थी। आज अपन लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, हाँ, कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम ये कहता है कि अगर हमारे पास में दो बिंदुवत आवेश हैं Q1 और Q2, दोनों आवेश बिंदुवत हैं तथा स्थिर है यानी कि गति नहीं कर रहे हैं। यदि इन दोनों के मध्य की दूरी स्मॉल r हो तो अब आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिए कि आवेश दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो धनावेश प्लस या फिर ऋणावेश माइनस। अच्छा बेटा, यदि दोनों आवेश Q1 और Q2 प्लस प्लस हुए तो उनके मध्य क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों माइनस माइनस हुए तो भी क्या होगा? प्रतिकर्षण। और एक प्लस और दूसरा माइनस हुआ तो क्या होगा? आकर्षण। यानी कि इन दोनों आवेशों के मध्य जो बल लग सकता है वो प्रतिकर्षण भी हो सकता है और आकर्षण भी हो सकता है। कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने यह बताया कि इन दोनों स्थिर बिंदुवत, दोनों आवेश स्थिर होनी चाहिए अपनी जगह पर और दोनों आवेश बिंदुवत होने चाहिए। तो कूलाम के नियमानुसार इन दोनों स्थिर बिंदुवत आवेशों के मध्य लगने वाला कूलामीय बल या विद्युत बल, आवेशों के बीच में जो बल लगता है, जैसे अगर हमारे पास में दो द्रव्यमान हो, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा M1 और M2, उनके मध्य की दूरी r हो तो इनके मध्य लगने वाला बल F बराबर होता है Gm1m2 बटा r²। ये फॉर्मूला आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा। द्रव्यमानों के मध्य लगने वाले इस बल को हम क्या बोलते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बोलते हैं बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। इसी प्रकार आवेशों के जो मध्य बल लगता है उसको अपन बोलते हैं कूलामीय बल या विद्युत बल। कूलाम नाम के साइंटिस्ट ने बताया कि ये जो कूलामीय बल या विद्युत बल होता है F, इसका मान दोनों आवेशों के गुणनफल यानी कि Q1 Q2 के तो क्या होता है? समानुपाती, जबकि इनके मध्य की दूरी के वर्ग के यानी कि r² के व्यक्कर्मानुपाती होता है। तो सेम वही चीज है यहाँ पर। यदि हम दोनों को एक साथ मिला दे तो हम बोल सकते हैं F इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बटा r²। इस प्रोपोर्शनलिटी को, समानुपाती को हटाने के लिए हम यहाँ पर एक नियतांक यूज करते हैं F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। तो कूलाम के नियमानुसार दो स्थिर बिंदुवत आवेशों Q1 और Q2 के मध्य लगने वाले बल का फॉर्मूला हमारे पास में क्या आ गया बेटा? F बराबर K Q1 Q2 अपॉन r²। यहां ये जो K है ये एक नियतांक है, लेकिन इसका मान अलग अलग माध्यमों में अलग अलग होता है। यानी कि यदि निर्वात या वायु है तो K का मान अलग होगा। यदि हम किसी और माध्यम में चले जाएं, पानी में चले जाएं तो K का मान अलग हो जाएगा। यदि हम कांच में चले जाएं तो K का मान अलग हो जाएगा। तो इस K का मान कितना होता है वो मैं आपको बता देता हूं। पहले मैं आपको बता रहा हूं K का मान निर्वात या निर्वात के अंदर वायु को भी मान सकते हैं अपन, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए K का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। पहले मैं आपको K का फॉर्मूला बता रहा हूं। निर्वात या वायु के लिए K का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास इसका मान आता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा कूलाम स्क्वायर। ये तो होता है बेटा किसके लिए? निर्वात के लिए। यहां ये जो एप्सिलॉन नॉट आया है ये आपका निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। मैं एक बार साइड में बता रहा हूं, ये एप्सिलॉन नॉट क्या कहलाती है बेटा? निर्वात की विद्युतशीलता। और इस निर्वात की विद्युतशीलता का जो मान होता है वो हमारे पास में होता है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये मान जस्ट आपको ऐसे याद करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीज यही है, आप डायरेक्टली चाहे ये वाली वैल्यू याद कर लेना। निर्वात के लिए K का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। जब इस एप्सिलॉन नॉट का मान ये वाला पुट करके अपन इसको सोल्व करते हैं तो डायरेक्ट इसका फाइनल आंसर हमने को याद करना है निर्वात के लिए। वो कितना आ जाता है? 9 × 10⁹ ओके बेटा, ये तो बात हो गई किसके लिए? निर्वात के लिए। यदि हम किसी माध्यम के लिए सोचें तो किसी माध्यम के लिए जो K का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन नॉट
एप्सिलॉन आर और आ जाता है। वापस देखिए, माध्यम के लिए के बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और साथ में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर। ये एप्सिलॉन आर जिस माध्यम की बात हो रही है उस माध्यम का पैरा विद्युतांक कहलाता है। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। एप्सिलॉन आर क्या होता है बेटा, दिए गए माध्यम का पैरा विद्युतांक। ओके बेटा, अच्छा तो सुनिए, तो माध्यम के लिए हम के बराबर क्या लिख सकते हैं। देखिए बेटा, ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, क्या इसका मान हमारे पास में 9 × 10 की पावर 9 है क्या पहले से ही, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 9 × 10 की पावर 9 और बटा में क्या आ जाएगा एप्सिलॉन आर। आप तो ये डायरेक्टली दोनों मान याद कर लेना। 99% क्वेश्चंस के अंदर अगर हमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है दोनों आवेशों के मध्य, तो हम क्या मान के चलेंगे उसको निर्वात या वायु। और निर्वात या वायु के लिए के की जगह डायरेक्टली मान कितना पुट करना है 9 × 10 की पावर 9। यदि मान लो हमारे पास में कोई माध्यम आ जाए, तो जब माध्यम आए तो के की जगह क्या पुट करना है बेटा 9 × 10 की पावर 9 बटा एप्सिलॉन आर। इस एप्सिलॉन आर का मान हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। अब अपन लोग पढ़ रहे हैं जो भी अपन ने कूलॉम का नियम पढ़ा था F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, उसका सदिश निरूपण। सदिश निरूपण का मतलब जो अपन ने कूलॉम के नियम के अंदर बल F का फॉर्मूला पढ़ा था वहां पर अपन ने केवल F के मान के बारे में बात करी थी, और अब सदिश निरूपण के अंदर अपन साथ में दिशा की भी बात करेंगे। बिल्कुल सिंपल सी चीज है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। कूलॉम के नियम का सदिश निरूपण क्या कहता है कि मान लो हमारे पास में दो आवेश हैं, एक आपका Q1 है और दूसरा आवेश आपका Q2 है। कैपिटल Q से भी लिख सकते हैं, स्मॉल q से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों के मध्य की दूरी कितनी है r। अच्छा बेटा, अब या तो दोनों आवेश समान प्रकृति के होंगे या फिर दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के होंगे। मैं दो डायग्राम बना रहा हूं। दो आवेश Q1 और Q2 एक दूसरे से r दूरी पर रखे गए हैं। मैं यहां ये मान के चल रहा हूं कि दोनों क्या है समान प्रकृति के हैं, और यहां पर मैं मान रहा हूं कि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं। इसका मतलब यहां पर दोनों को आप प्लस प्लस सोच लो और यहां पर इसको प्लस सोच लो और उसको क्या सोच लो माइनस। तो क्या होगा, ये हमारा पहला आवेश है। अच्छा बेटा सोच के देखो, अगर ये भी प्लस का है और ये भी प्लस का है तो ये पहला आवेश क्या दूसरे आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, तो प्रतिकर्षित करेगा तो इसके ऊपर बल कहां लगाएगा बाहर की ओर। ये जो इसके ऊपर बल लग रहा है इस बल को अपन बोलेंगे F21। अच्छा बेटा सोचिए, अगर ये प्लस Q1 प्लस Q2 को उधर प्रतिकर्षित कर रहा है तो अब आप प्लस Q2 जो होगा ये प्लस का है, तो क्या वो इस प्लस Q1 को उधर प्रतिकर्षित करेगा क्या। इसका मतलब इसके ऊपर जो बल लगेगा वो इस दिशा में लगेगा और इस बल को हम बोलेंगे F12। आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, मैं वापस से बता रहा हूं। F21 का मतलब क्या है, 21 का मतलब है दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। दूसरे आवेश पर पहले आवेश के कारण लगने वाला बल। सोचो बेटा, ये पहला आवेश है और वो दूसरा है। अगर ये भी प्लस है और ये भी प्लस है तो बताओ ये प्लस उस प्लस को क्या करेगा प्रतिकर्षित। इसका मतलब उसको कहां भेजेगा बाहर की तरफ। अच्छा बेटा इसी प्रकार F12 क्या है, F12 का मतलब है पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल। पहले आवेश पर दूसरे आवेश के कारण लगने वाला बल, तो दूसरा आवेश भी प्लस का है और पहला भी प्लस का है, तो वो दूसरा आवेश पहले वाले को प्रतिकर्षित करेगा तो उसको कहां भेजेगा पीछे की तरफ। ओके बेटा, अगर अपन इस डायग्राम में बात करें कि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं तो चलो एक बार के लिए इसको प्लस मान लेते हैं और एक बार इसको क्या मान लेते हैं माइनस। अच्छा बेटा अब बताओ, ये प्लस वाला उस माइनस को अपनी तरफ आकर्षित करेगा तो बल कहां लगाएगा अंदर की तरफ। इस बल को हम नाम देंगे F21। अच्छा इसी प्रकार ये दूसरा जो है Q2 वो माइनस का है और उधर वाला Q1 किसका है प्लस का, तो वो उस प्लस वाले को अपनी तरफ खींचेगा। इसका मतलब इसके ऊपर इधर की तरफ बल लगाएगा कितना F1। दोनों डायग्राम से क्या अपने को ये बात समझ में आ रही है क्या कि जो F12 है और F21 है उन दोनों का मान क्या होगा समान। मान समान क्यों होगा बेटा, F12 का मान हम क्या लिख लेते हैं K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर, और F21 का मान अपन क्या ले लेते हैं K Q2 Q1 बटा R स्क्वायर। बात तो एक ही है।
के Q1 Q2 लिखे चाहे Q2 Q1 लिखे तो आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब F12 और F21 दोनों का मान क्या है, समान, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत। तो इन दोनों ही स्थितियों में, यहां पे भी ये हो रहा है F12 और F21 दोनों का मान क्या होगा, समान, लेकिन देख लो दिशा क्या है, विपरीत। इसके कारण आगे और इसके ऊपर पीछे की तरफ। तो इन दोनों चीजों को मिला करके क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि F12 जो होगा वो F21 के मान में तो बराबर होगा, लेकिन यदि हम सदिश रूप की बात करें तो दोनों की दिशा क्या होगी, विपरीत। और उस दिशा को प्रदर्शित करने के लिए हम क्या लगा देते हैं, माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। ये कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, छोड़ो। आप तो दिशा आप खुद डिसाइड कर सकते हो कि यदि दोनों समान प्रकृति के हैं तो क्या होगा, प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण होगा तो दोनों आवेश कहां जाएंगे, दूर दूर। और यदि दोनों विपरीत प्रकृति के हैं, एक प्लस और दूसरा माइनस, तो इनके मध्य क्या होगा, आकर्षण। और आकर्षण होगा तो दोनों कहां आएंगे, एक दूसरे के पास पास में। आप तो मेनली ये चीज ध्यान में रखो। ये जो मैंने लिखा है F12 बराबर माइनस F21, इसका मतलब क्या है कि दोनों आवेशों के द्वारा एक दूसरे पर लगाए गए बलों का मान तो क्या होगा, समान, लेकिन माइनस का मतलब यह है कि उनकी दिशा क्या होगी, विपरीत। और बिल्कुल आप दोनों डायग्रामों में देख सकते हो दोनों का मान समान है, लेकिन यहां पर भी देखो दिशा क्या है, विपरीत। और यहां पर भी देखो दोनों की दिशा क्या है, विपरीत। अपने 11th क्लास में पढ़ा था कि दो द्रव्यमानों के मध्य लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो होता है F बराबर G m1 m2 बटा आर स्क्वायर। और अभी अपन ने पढ़ा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है वो होता है F बराबर K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। अब हम इन दोनों के मध्य तुलना कर रहे हैं। तुलना करने का मतलब हम ये देख रहे हैं कि दोनों बलों के मध्य क्या क्या तो समानताएं हैं और क्या क्या असमानताएं हैं। हाँ, पहली तुलना जो अपन ने करी है वो अपन कह रहे हैं कि जो दोनों बल हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण बल हो चाहे विद्युत बल हो, दोनों के दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम, व्युत्क्रम वर्ग नियम की अनुपालना करते हैं। दोनों ही बल व्युत्क्रम वर्ग नियम की अनुपालना करते हैं। व्युत्क्रम वर्ग नियम का मतलब क्या है, व्युत्क्रम इसका मतलब व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, और वर्ग का मतलब आर का स्क्वायर। हाँ बेटा, ये गुरुत्वाकर्षण बल F जो है वो आप ध्यान से देख लो आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है क्या, और जो विद्युत बल है वो वाला F भी आर स्क्वायर के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका मतलब दोनों व्युत्क्रम वर्ग नियम की अनुपालना करते हैं। हाँ बेटा, दूसरी चीज, दोनों नियम जो है, गुरुत्वाकर्षण बल भी और विद्युत बल भी, दोनों के दोनों न्यूटन के तीसरे नियम, न्यूटन का तीसरा नियम अपन ने 11th क्लास में क्या पढ़ा था बेटा, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, दोनों इसकी अनुपालना करते हैं। सिंपल सी चीजें याद करनी है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरी चीज क्या है, दोनों के दोनों गुरुत्वाकर्षण बल भी और विद्युत बल भी, दोनों के दोनों बल कौन से बल होते हैं बेटा, संरक्षी बल होते हैं। ये तीन जो है स्टार्टिंग में जो आपके नोट्स में लिखी हुई है, ये तीन इन दोनों के मध्य समानताएं हैं। अच्छा, अब जो नेक्स्ट अपन पढ़ रहे हैं 3, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये होगी इन दोनों के मध्य असमानताएं। हाँ बेटा, तो चौथे नंबर पर अपन क्या बोल रहे हैं कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है, गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो हमेशा आकर्षण प्रवृत्ति का होता है। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा किस प्रकृति का होता है, आकर्षण प्रकृति का। जबकि ये जो आपका विद्युत बल होता है वो आकर्षण प्रवृत्ति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षण प्रकृति का भी हो सकता है। बिल्कुल, अगर दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, प्लस प्लस या माइनस माइनस, तो क्या होगा बेटा, प्रतिकर्षण। और अगर एक प्लस और दूसरा माइनस हुआ तो ऑब्वियसली क्या होगा, आकर्षण। अच्छा बेटा, तो सोच के देखो, ये जो चौथा पॉइंट मैंने लिखा है, क्या वो दोनों के मध्य असमानता है क्या? गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा आकर्षण प्रवृत्ति का होता है, जबकि विद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रवृत्तियों का हो सकता है। नेक्स्ट, जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके अंदर ये जो G आता है उसका मान हमेशा फिक्स होता है, वो कभी चेंज नहीं होता है, चाहे हम किसी भी माध्यम के अंदर चले जाएं। तो जो गुरुत्वाकर्षण बल का मान होता है वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है, वो माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। लेकिन जो आपका विद्युत बल होता है वो माध्यम पर निर्भर करता है।
क्यों बेटा? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर जो अपन ने जी का मान पढ़ा था वो मान हमेशा क्या रहता है? फिक्स रहता है, वो किसी भी माध्यम के लिए कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन विद्युत बल के अंदर जो अपन ने के का मान पढ़ा है वो हमेशा फिक्स नहीं होता है। मैंने जस्ट याद करो, मैंने आपको के कितने मान बताए हैं? 2। यदि निर्वात या वायु है तो के का फॉर्मूला होता है के बराबर, अभी भी मैंने आपको बताया था, के बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसका मान होता है 9 × 10⁹। यदि कोई माध्यम आ जाए तो के का फॉर्मूला क्या बन जाता है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ में क्या आ जाता है? एप्सिलॉन आर, और उसको हम क्या याद कर सकते हैं? 9 × 10⁹ तो ये माध्यम पर निर्भर करता है। लास्ट एंड फाइनल 6, जो आपका विद्युत बल होता है, वास्तव में विद्युत बल का मान गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा होता है। इसका मतलब विद्युत बल हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ज्यादा प्रबल बल होता है। अच्छा बेटा, इस चीज को आप 11th क्लास से याद भी कर सकते हो। मैंने आपको एनएलएम वाले चैप्टर के अंदर बताया था कि प्रकृति में मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं। कौन कौन से? नाभिकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, वो विद्युत बल वहीं से आया है, उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल, और एक मैंने आपको बताया था दुर्बल बल। मैंने वहां पर आपको प्रबलता का क्रम भी लिखवाया था, और प्रबलता के क्रम में सबसे ज्यादा प्रबल मैंने आपको क्या बताया था? नाभिकीय बल, उसके बाद में विद्युत चुंबकीय बल, उसके बाद में दुर्बल बल, और उसके बाद में गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल का तो मान वास्तव में क्या होता है? बहुत कम, और विद्युत बल का मान क्या होता है? बहुत ज्यादा। अच्छा बेटा, तो मैंने टोटल मिला के आपको कितने पॉइंट बताए हैं? 6 पॉइंट। 6 के 6 पॉइंट आपको कॉपी में से अच्छे से पढ़ने हैं। जब आप कॉपी में से 6 पॉइंट को पढ़ोगे तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि जो शुरू के 3 पॉइंट हैं वो तो बता रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल दोनों के मध्य समानताएं, और जो बाद के 3 पॉइंट हैं वो आपको बता रहे हैं दोनों के मध्य असमानताएं। तो एग्जाम में जैसा भी आपको क्वेश्चन पूछे, समानताएं पूछे तो शुरू के 3 वाले पॉइंट लिखने हैं, और अगर असमानताएं पूछे तो बाद वाले 3 पॉइंट्स आपको लिखने हैं। हाँ बेटा, अब अपन लोग कूलाम के नियम से संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस पर बाद में सोल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको 4-5 कणों के बारे में बता रहा हूं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ड्यूट्रॉन और अल्फा कण। ये कण आगे चैप्टर्स में अपने को जनरली यूज होंगे। आपको इन सभी कणों के आवेश और द्रव्यमान मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, वो आपके नोट्स में नहीं लिखे हुए हैं। आप एक बार स्क्रीन को पॉज करके ये जो भी कुछ बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं इन सारी चीजों को कॉपी के अंदर नोट कर लो। ये चीजें अपने को आगे भी काम आएगी। ओके बेटा, चलो थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ इनके बारे में। प्रोटॉन का आवेश, सभी कणों के अपन आवेश लिख रहे हैं और द्रव्यमान लिख रहे हैं, तो सिंपल सी बात है, प्रोटॉन का आवेश आपको पता भी होगा, प्लस का 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। या ध्यान दीजिए, ये जो आगे संख्या लिखी हुई है 1.6 × 10⁻19 कूलाम, उसको अपन शॉर्ट में ई से रिप्रेजेंट करते हैं। अपने यहाँ पर फिजिक्स में ई का मान हमेशा कितना होगा इन चैप्टर्स के अंदर? 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो बताइए इस आवेश को अपन क्या बोल सकते हैं? प्लस का ई। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या हो जाएगा? -1.6 × 10⁻19 कूलाम, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं? माइनस का ई। न्यूट्रॉन आपको पता है उदासीन होता है, उसका आवेश कितना होता है? 0। ओके बेटा, नेक्स्ट ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन इसको अपन डी से रिप्रेजेंट करते हैं, और QD इसका मतलब ड्यूट्रॉन का आवेश प्रोटॉन के बराबर ही होता है, प्लस का ई ही होता है। नेक्स्ट है आपका अल्फा कण। Q अल्फा, यानी कि अल्फा कण का आवेश 2Qp, दैट इज प्रोटॉन का जस्ट क्या होता है? डबल। अच्छा बेटा, तो प्रोटॉन का आवेश कितना था? प्लस का ई, तो अल्फा कण का आवेश क्या हो जाएगा? प्लस का 2e। ये सब इनके क्या हो गए? आवेश। और इसी प्रकार इनके क्या लिखे हुए हैं? द्रव्यमान। जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम, इसको अपन शॉर्ट में बोल देते हैं mp, यानी कि प्रोटॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम, इसको अपन बोल देते हैं me। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान mn, प्रोटॉन के द्रव्यमान के लगभग बराबर ही होता है। अच्छा बेटा, उसके बाद में ड्यूट्रॉन। ड्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है, चलिए इसको अपन लिख देते हैं md, इसका मतलब ड्यूट्रॉन का द्रव्यमान वो 2mp, यानी कि प्रोटॉन के द्रव्यमान का डबल होता है। और लास्ट अल्फा कण का द्रव्यमान m अल्फा जो होता है वो प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है। ओके बेटा, अब अपन लोग जो कूलाम का नियम अपन ने पढ़ा है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। अपन लोग सोल्व कर रहे हैं, आपके नोट्स के अंदर जो क्वेश्चन नंबर 13 है वो अपन सोल्व कर रहे हैं। हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि आपको 2 आवेशित कण दिए गए हैं, इनके मध्य लगने वाले विद्युत बल
विद्युत बल को अपन यहां पर शॉर्ट में Fe से लिख देते हैं। E का मतलब क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स यानी कि विद्युत बल। और यहां पर दूसरा बल अपन ले रहे हैं गुरुत्वाकर्षण बल, उसको अपन किससे लिख देते हैं? Fg। G का मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स। इस क्वेश्चन में दोनों बलों के बारे में बात की गई है, इसलिए इसको अपन Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर विद्युत बल Fe लिख देते हैं, और Fg का मतलब गुरुत्वाकर्षण बल, इससे रिप्रेजेंट कर देते हैं। आगे वाले क्वेश्चंस में आपको केवल और केवल विद्युत बल की जरूरत पड़ेगी, तो अगर सिर्फ एक बल की बात हो रही है तो हम उसको सिंपल F से ही लिख सकते हैं, लेकिन यहां पर दोनों बलों के बारे में बात हो रही है, इसलिए अपन विद्युत बल को लिख देते हैं Fe और गुरुत्वाकर्षण बल को लिख देते हैं Fg। हमें इन दोनों का क्या ज्ञात करना है? अनुपात, यानी कि Fe बटा Fg का मान ज्ञात करना है। और यहां हमारे पास में 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन यह है कि यदि दोनों कण जो है जिनकी बात हो रही है वो दोनों कण प्रोटॉन हो, इसका मतलब पहला कण भी प्रोटॉन हो और दूसरा कण भी प्रोटॉन हो। कुल मिलाकर क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में 2 प्रोटॉन हैं जिनके मध्य की दूरी मान लो कितनी है? r। हमें इन दोनों प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले विद्युत बल Fe और गुरुत्वाकर्षण बल Fg का अनुपात ज्ञात करना है। अच्छा बेटा, ये पहला कण प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन का आवेश अपन मान लेते हैं Qp और प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन मान लेते हैं Mp। इसी प्रकार दूसरा भी प्रोटॉन ही है, तो इसको अपन मान लेते हैं Qp और Mp। अच्छा बेटा, चलिए इन दोनों के मध्य लगने वाला पहले अपन निकाल लेते हैं विद्युत बल। हाँ बेटा, विद्युत बल का फॉर्मूला क्या होगा? Fe बराबर K Q1 Q2 बटा R²। ये फॉर्मूला था। यहां पहला कण प्रोटॉन है और दूसरा भी प्रोटॉन ही है, तो इस Q1 को हम क्या लिख देते हैं? Qp, और Q2 को भी अपन क्या लिख देते हैं? Qp। समीकरण नंबर 1। अब बात करते हैं अपन गुरुत्वाकर्षण बल की। गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर G m1 m2 अपॉन R²। यहां दोनों कण क्या है? प्रोटॉन, तो पहले का द्रव्यमान भी अपन बोल देते हैं Mp और दूसरे का भी अपन बोल देते हैं Mp। समीकरण नंबर 2। अगर अपन दोनों का अनुपात निकालें तो Fe बटा Fg बराबर क्या आएगा? जब दोनों का अनुपात निकालोगे तो R² से R² क्या हो जाएगा? कैंसिल, और हमारे पास में आंसर आ जाएगा K Qp बटा G Mp Mp। जब इसको सोल्व करेंगे, अच्छा बेटा निर्वात की बात कर रहे हैं अपन, तो K का मान कितना होगा बेटा? 9 × 10 की पावर 9, यही बताया मैंने। अच्छा बेटा, Qp प्रोटॉन का आवेश, अभी मैंने आपको बताया कितना होता है? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। वापस से क्या है? प्रोटॉन का आवेश, तो कितना होगा? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अच्छा बेटा, डिवाइडेड बाय G। 11th क्लास में आपने याद किया होगा, G का मान होता है 6.67 गुणा 10 की घात माइनस 11। ओके बेटा, Mp प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27 गुणा, वापस से प्रोटॉन का द्रव्यमान 1.67 गुणा 10 की घात माइनस 27। आप इसको सोल्व कर लेना, तो अपन केवल घातों को सोल्व कर रहे हैं, तो हमारे पास में लगभग आंसर आता है Fe बटा Fg बराबर, लगभग हमारे पास में आंसर आता है 10 की घात 36। हमारे पास में आंसर कितना आता है? 10 की घात 36। इस बात का मतलब क्या है? इस बात का मतलब यह है कि दो प्रोटॉनों के लिए Fe बराबर 10 की घात 36 Fg के बराबर होता है। यानी कि दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला जो विद्युत बल होता है उसका मान उन प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल का 10 की घात 36 गुना ज्यादा होता है। हम लोग सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा ये प्रबल बल होता है। अच्छा बेटा, क्या इसका मतलब Fe का मान Fg से बहुत ज्यादा हो गया क्या? और यही अपन ने अभी जो लास्ट में टॉपिक पढ़ा था गुरुत्वाकर्षण बल और विद्युत बल की मध्य तुलना, उसमें लास्ट टॉपिक अपन ने यही पढ़ा था कि सभी आवेशित कणों के लिए जो विद्युत बल होता है उसका मान गुरुत्वाकर्षण बल की अपेक्षा बहुत ज्यादा होता है। ये जो अपन ने सोल्व किया Fe और Fg का अनुपात जो कि अपने को लगभग 10 की घात 36 प्राप्त हुआ, वो अपन ने प्राप्त किया है किसके लिए बेटा? दो प्रोटॉनों के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास में दोनों क्या है? इलेक्ट्रॉन, तो कोई दिक्कत नहीं, वैसे अपन वैल्यू पुट करके सोल्व कर सकते हैं, उसका भी आंसर निकाल लेंगे, लमसम आंसर ध्यान में रख लेना। और तीसरे क्वेश्चन में एक आपका क्या था? प्रोटॉन, और एक आपका क्या था? इलेक्ट्रॉन। उनके लिए भी अपन इसी प्रकार से सोल्व करके Fe और Fg का अनुपात निकाल सकते।
नेक्स्ट अपन कूलाम के नियम से संबंधित क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एक हमारे पास में इलेक्ट्रॉन है जो कि बिंदु -15 सेंटीमीटर 0,0 पर रखा हुआ है, और दूसरा प्रोटॉन है जो कि बिंदु +15 सेंटीमीटर 0,0 पर रखा हुआ है। अच्छा बेटा एक मिनट देखो, ये y कोऑर्डिनेट और z कोऑर्डिनेट दोनों जगह 0 0 है, इसका मतलब दोनों कहां रखे गए हैं, x एक्स पर। अगर अपन बीच में मूल बिंदु सोचें तो प्रोटॉन x एक्स पर मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर आगे है, और इलेक्ट्रॉन x एक्स पर मूल बिंदु से -15 सेंटीमीटर का मतलब 15 सेंटीमीटर पीछे है। तो सोच के देखो बेटा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों के मध्य की टोटल जो दूरी हो जाएगी, ये वाली दूरी, वो r बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, 30 सेंटीमीटर। एक मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर आगे और दूसरा मूल बिंदु से 15 सेंटीमीटर पीछे, तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, 30 सेंटीमीटर। इसको अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, और 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा 0.3 मीटर। अब कोई दिक्कत नहीं, अपने को इनके दोनों के मध्य लगने वाला विद्युत बल निकालना है। हाँ बेटा, कूलाम के नियम के अनुसार विद्युत बल F बराबर क्या होता है बेटा, K Q1Q2/r²। हाँ बेटा, मैंने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बोला था, जहां पर विद्युत बल और गुरुत्वाकर्षण बल दोनों की एक साथ बात हो रही हो किसी क्वेश्चन में, तो दोनों को अलग अलग करने के लिए विद्युत बल को आप लिख देना Fe से, और गुरुत्वाकर्षण बल को आप लिख देना Fg से। लेकिन यहां पर अगर किसी क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बल की बात हो रही है, यहां पर केवल विद्युत बल की बात हो रही है, तो आप उसको डायरेक्टली सिर्फ F से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके बेटा, अब बिल्कुल सिंपल सा सोल्व कर सकते हैं। F बराबर, अगर माध्यम आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ हो तो आप वहां पर क्या मान लेना, निर्वात। और निर्वात के लिए K का मान कितना होता है बेटा, 9 × 10⁹ Q1 यहाँ पर किसका आवेश होगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश। इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होगा बेटा, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन का आवेश क्या होगा, +1.6 × 10⁻19 कूलम। हाँ बेटा सुनो, जब यहाँ पर आप सोल्व कर रहे हो तो आपको इस Q1 और Q2 का केवल मान पुट करना है। अभी आप चिन्ह को साइड में छोड़ दो, केवल मान रखो। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻19, और प्रोटॉन का भी केवल मान रखो 1.6 × 10⁻19 डिवाइडेड बाई r का मान कितना है, 0.3, तो 0.3 का स्क्वायर। जब अपन इस पावर्स को काट पीट के सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर आ जाएगा F बराबर 2.56 × 10⁻27 न्यूटन। हाँ बेटा, वो जो प्लस और माइनस है वो हमें ये बताता है कि इन दोनों के मध्य क्या होगा बेटा, आकर्षण। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव है, तो दोनों के मध्य क्या होगा, आकर्षण। तो आप ब्रैकेट में लिख देना कि ये जो आपका बल होगा वो कैसा बल होगा, आकर्षण बल होगा। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर 15 सोल्व कर रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन बेटा, ध्यान से समझना इसको। क्वेश्चन नंबर 15 ये कह रहा है कि हमारे पास में दो आवेश है, एक +Q और दूसरा -Q, और उन दोनों के मध्य की दूरी r है। पहले ये दोनों आवेश निर्वात में रखे गए हैं, तो उनके मध्य लगने वाला बल हमें कितना दिया हुआ है, F। अब हमने क्या किया, इन दोनों आवेशों को +Q और -Q ऐसे के ऐसे रखा, और इन दोनों के मध्य की दूरी को आधा कर दिया, यानी कि r की जगह दूरी को क्या कर दिया, r/2, और यहां पर एक माध्यम भर दिया जिसका परावैद्युतांक ε r बराबर 80 दिया हुआ है। तो अब इन दोनों के मध्य लगने वाला बल F' का मान कितना हो जाएगा। ओके बेटा, पहले अपन बात करते हैं निर्वात में। तो निर्वात में अपन बात करेंगे तो अपन फॉर्मूला लेंगे F बराबर K Q1Q2/r²। अच्छा बेटा, अब आप देखिए K का मान, निर्वात की बात हो रही है तो K का मान क्या होगा, 9 × 10⁹9। ओके बेटा, Q1 की जगह अपन क्या लेंगे, मान नहीं दिया हुआ है तो क्या लेंगे, प्लस का Q। लेकिन मैंने आपको बोला था कि जब अपन इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करें तो अपने को साइन से मतलब नहीं है, अपने को केवल उसका मान पुट करना है। तो Q1 की जगह अपन क्या पुट करेंगे बेटा, सिर्फ Q, और Q2 की जगह भी सिर्फ क्या पुट करेंगे, Q। तो बताओ ये क्या हो जाएगा, Q का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई दूरी अपने को नहीं दी हुई तो उसका क्या मान लो, r², ऐसे कैसे रहने दो। ओके बेटा, अब अपन बात करते हैं माध्यम की। अच्छा बेटा, जब माध्यम की बात करोगे तो लगने वाला बल F' बराबर, वापस से फॉर्मूला वही होगा K Q1Q2/r²। अब ध्यान देना बेटा, मैंने आपको बताया जब माध्यम की बात हो तो K का मान कितना होता है, 9 × 10⁹9 बटा ε r। ओके बेटा, तो इस K की जगह में क्या लिखूंगा, 9 × 10⁹9 बटा ε r। ये अपन ने K का मान पुट किया है, और εr का मान हमें इस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, 80। तो εr की जगह पर कितना पुट कर देते हैं बेटा, 80। आगे चलो, Q1 और Q2, दूसरी स्थिति में भी Q1 का मान और Q2 का मान वही है। इसका मान कितना है, Q। मैं फिर से बोल रहा हूं, चिन्हों से कोई मतलब नहीं है। इसका मान कितना है, Q, और उसका भी मान कितना है, Q। तो Q × Q, ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, Q² बटा
आर की जगह अब क्या आएगा, अब दूरी आर नहीं है, अब दूरी कितनी हो गई है आर बटा 2, तो अब आर की जगह आर नहीं लेंगे, अब अपन आर की जगह क्या लेंगे आर बटा 2 का स्क्वायर। ओके बेटा, अगर अपन इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास में आंसर कितना आता है 9 इंटू 10 की पावर 9 बटा 80, ये हमारे पास में आ जाएगा क्यू स्क्वायर और बटा आर बटा 2 का स्क्वायर कितना होगा बेटा आर स्क्वायर बटा 4, तो वो बटा 4 कहां चला जाएगा ऊपर। अब आप देखो बिल्कुल सिंपल ही है, इस 4 से 80 को कैंसिल कर दो, यहां कितना बच गया 20, और फाइनल आंसर जो हमें निकालना है एफ डैश का वो एफ की टर्म्स में निकालना है। अच्छा बेटा बताओ क्या 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, इस चीज को हम एफ के बराबर लिख सकते हैं। अच्छा बेटा ध्यान से देखो 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, के ये चीज यहाँ पे भी आ रही है क्या, तो इस चीज को हम क्या लिख देते हैं एफ, और नीचे हमारे पास में केवल कितना बचेगा 20, तो हमारे पास में आंसर कितना आ जाएगा बेटा एफ डैश बराबर एफ बटा 20। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 सोल्व कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, हमारे पास में दो आवेश हैं प्लस क्यू और माइनस क्यू, उन दोनों के मध्य की दूरी r है, अभी दोनों आवेश निर्वात में रखे गए हैं, तो इनके मध्य का बल कितना है f। चलो बेटा पहले अपन f का मान निकाल लेते हैं, f का मान क्या होगा f बराबर k q1 q2 बटा आर स्क्वायर, तो इसको अपन क्या लिख लेते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 q1 की जगह प्लस q और q2 की जगह माइनस q, तो प्लस माइनस को छोड़ दो केवल क्या आएंगे q, तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा बेटा q स्क्वायर, और नीचे हमारे पास में क्या आ जाएगा r स्क्वायर। चलो बेटा इसको ऐसे कैसे रहने दो। अब ये कह रहा है कि इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी को कर दिया आधा, आधा मतलब इसको कितना कर दिया r बटा 2, और दूसरा काम इस बार निर्वात की जगह पर कोई माध्यम नहीं लाए हैं, लेकिन अपन ने इस आवेश में से प्लस क्यू में से 25% आवेश बाहर निकाल करके उस वाले को प्रदान कर दिया। थोड़ा ध्यान से समझना बेटा, इस प्लस क्यू में से 25%, तो बताओ एक मिनट साइड में सोच लो, प्लस क्यू का 25% अपन 6-7 क्लास में पढ़ा होगा, कैसे निकालेंगे प्लस क्यू गुणा 25 बटा 100, तो ये आ जाएगा प्लस का क्यू बटा 4, यानी कि आप इसमें से प्लस का क्यू बटा 4 आवेश बाहर निकालो और वो आवेश उसको दे दो। तो ध्यान से देखो बेटा इसके ऊपर कितना आवेश बचेगा, ये आपका प्लस क्यू था और ये आपका क्या था माइनस क्यू, हमने क्या किया इसमें से प्लस का क्यू बटा 4 बाहर निकाला, तो उसमें से तो वो आवेश क्या होगा कम यानी कि माइनस, तो यहां हम क्या लिखेंगे क्यू में से तो क्यू बटा 4 को हमने क्या किया माइनस, और वो प्लस का क्यू बटा 4 हमने उसको प्रदान कर दिया, तो इसमें वो आवेश क्यू बटा 4 क्या हो जाएगा बेटा आपका प्लस, इस प्लस क्यू का 25% क्या होगा क्यू बटा 4, प्लस को छोड़ो क्यू बटा 4 आवेश हमने इसमें से तो क्या किया बाहर निकाला, तो इसमें से तो क्यू बटा 4 हमने क्या कर दिया माइनस, और वो क्यू बटा 4 हमने उसको प्रदान कर दिया, तो वो उसमें क्या हो गया प्लस। ओके बेटा इसको जब सोल्व करोगे तो हमारे पास में एलसीएम लेकर के आप सोल्व कर लेना, ये हमारे पास में आएगा 3q/4 प्लस का, और जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में आएगा माइनस का 3q/4, तो दूरी r की जगह क्या हो गई r बटा 2, और आवेश जो थे प्लस q की जगह तो हो गया आपका प्लस का 3q/4, और माइनस q की जगह आपका हो गया माइनस का 3q/4। आवेशों के मध्य अब भी आपका क्या है निर्वात ही है, तो इस बार लगने वाला नया बल F डैश बराबर क्या होगा, F डैश बराबर फॉर्मूला होगा आपका वही k q1 q2 बटा r स्क्वायर, k निर्वात ही है तो k का मान कितना होगा 9 इंटू 10 की पावर 9, जब माध्यम आ जाए तो k की जगह अपने को क्या लेना है बेटा 9 इंटू 10 की पावर 9 बटा एप्सिलॉन r, लेकिन यहाँ निर्वात ही है तो k की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 ही आएगा। अब ध्यान से देखो बेटा q1 की जगह क्या आएगा, चिन्ह को छोड़ दो 3q/4, q1 की जगह क्या आएगा बेटा 3q/4, ओके बेटा q2 की जगह भी कितना आएगा 3q/4 डिवाइडेड बाई r की जगह क्या आएगा r बटा 2, दूरी कितनी हो गई है r बटा 2, और r बटा 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। F डैश बराबर थोड़ा सा कैलकुलेशन इसका सही से सोल्व कर लेते हैं, 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू ये 3q ये हमारे पास में हो जाएगा 9q स्क्वायर बटा 4 और 4 ये हमारे पास में बच जाएगा 16 मल्टीप्लाइड बाई r बटा 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा r स्क्वायर बटा 4, तो बटा 4 को कहां ले जाओ आप ऊपर। अच्छा बेटा थोड़ी सी कैलकुलेशन सोल्व कर लो, 4 से ये 16 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 4। अब बताइए बेटा F डैश बराबर हमारे पास में कितना आ जाएगा, F डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास में, देखो इस 9 को साइड में रहने दो, इस 4 को साइड में रहने दो, तो 9/4 तो साइड में चला गया,
इस 9/4 के अलावा यहां पर क्या बचा, 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, और 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। वास्तव में इस बची हुई चीज को अपन शॉर्ट में क्या लिख सकते हैं, एफ। तो हमारे पास में इस बार एफ डैश का मान कितना आया, 9f/4। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको ध्यान से समझना। हमारे पास में दो छोटे आकार के गोले हैं ए और बी, इसके ऊपर भी क्यू आवेश है और उसके ऊपर भी क्यू आवेश है, उन दोनों के मध्य की दूरी r है। अब केवल ए और बी को सोचो, दोनों गोले निर्वात में हैं और इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल दिया हुआ है वो कितना है, F। तो बताइए बेटा F बराबर क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बटा आर स्क्वायर। तो ये भी Q और ये भी Q है, तो Q इंटू Q क्या हो जाएगा, KQ स्क्वायर बटा आर स्क्वायर। अभी निर्वात की बात हो रही है, चलो K का मैं मान पुट नहीं कर रहा हूं, केवल इतना ही लिख रहा हूं, F बराबर KQ स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब हमारे पास में एक तीसरा गोला है जो कि इन दोनों A और B के समान आकार का ही है, वो अभी उदासीन है, इसका मतलब उसका आवेश कितना है, 0। अब अपन एक काम करते हैं, इस C को पहले तो ले जाते हैं A के पास और उससे स्पर्श करा के अलग कर लेते हैं, फिर इस C को हम लेके जाते हैं B के पास और उससे स्पर्श करा के अलग कर लेते हैं, और फिर अपन C को साइड में ले जाते हैं। तो फिर बताइए कि अब इन दोनों A और B के मध्य लगने वाला बल कितना होगा। अच्छा बेटा ध्यान से सुनिए, यदि हमारे पास में दो समान आकार की चीजें हैं, इसके ऊपर कुछ आवेश है और इसके ऊपर कुछ आवेश है, सपोज दैट इसके ऊपर है आवेश है प्लस का 8 कूलम और इसके ऊपर है माइनस का 4 कूलम, दोनों का आकार क्या है, समान। एक सिंपल सा एग्जांपल बता रहा हूं, ध्यान से समझना। हमने इन दोनों को एक दूसरे के साथ संपर्क कराया और फिर वापस से इसको क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया, तो अब इन दोनों गोलों के ऊपर कितना आवेश होगा। सुनिए बेटा, वास्तव में जब अपन दो समान आकार के गोलों को संपर्क कराते हैं और फिर अलग अलग करते हैं, तो जो अंतिम आवेश दोनों के ऊपर जाता है वो उस टोटल आवेश का आधा आधा आवेश दोनों के ऊपर जाता। इसका कितना था बेटा, +8, इसका कितना था, -8। दोनों को एक जगह करो तो बताओ टोटल कितना हुआ, +4, +8 और -4, दोनों को एक साथ किया तो टोटल कितना हुआ बेटा, +4 ही हुआ ना। अब जब ये अलग होंगे तो ये जो +4 दोनों का टोटल था उसका आधा यानी कि +2 इसके पास जाएगा और इसके पास भी +2 ही जाएगा। कुछ समझ में आया बेटा। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो ये हमारे पास में, इसके पास में आवेश था -4 कूलम और इसके पास था हमारे पास में +2 कूलम। अब क्या होगा, जब दोनों को एक साथ करोगे तो टोटल कितना आएगा, -2 कूलम। -4 और +2 टोटल कितना आएगा, -2। और अब जब दोनों अलग अलग होंगे तो ये जो टोटल था -2 उसका आधा, -2 का आधा कितना होगा, -1। तो इसके पास जाएगा -1 कूलम और इसके पास भी कितना जाएगा, -1 कूलम। यानी कि जब समान आकार के गोलों को एक दूसरे से संपर्क करा के अलग करते हैं तो जो अंतिम आवेश होता है वो उन दोनों का जो टोटल आवेश होता है उसका एग्जैक्टली आधा आधा दोनों के ऊपर आता है। ओके बेटा सुनिए, ध्यान से समझना बेटा। इस C जिसका आवेश कितना है, 0, पहले इसको लेके जाओ A के पास में। अच्छा बेटा तो सुनिए, ये A था, इसके पास कितना है, Q, इसके पास कौन आया, C का कितना है, 0। दोनों को एक दूसरे के साथ संपर्क करा दिया तो बताओ Q और 0 टोटल कितना हो गया बेटा, Q। अभी दोनों संपर्क में, अब इस A और C दोनों को वापस अलग करो तो क्या होगा, इस Q का आधा यानी कि Q/2 तो किसके ऊपर बचेगा, A के ऊपर, और जो C अलग हुआ उसके ऊपर भी कितना बचेगा, Q/, ये बचेगा। A के साथ संपर्क करा के लाएंगे तो चलो A को तो साइड में रख दो। अब इस C के ऊपर Q/2 हो चुका है, अब इसको किसके पास लेके जाओगे बेटा, B के पास। B के पास ऑलरेडी कितना है, Q। अब इस C को तुम किससे संपर्क कराओ, B से। ओके बेटा, जब तुम C को B से संपर्क कराओगे तो C के पास पहले से कितना आ चुका है, Q/2। अरे C उसके पास जाकर के Q/2 लेके आ गया ना, अब वो आवेश अपन इधर से ले जाकर के उसके पास लेके जा रहे हैं तो Q/2 तो C के पास है और B के पास ऑलरेडी कितना है इसका, Q। अब बताओ टोटल कितना हो गया, अब जोड़ के देखना, Q और Q/2 दोनों को टोटल करोगे तो ये अपने पास आ जाएगा 3Q/2। अब ये टोटल, अब जब अपन दोनों को अलग अलग करेंगे तो इस 3Q/2 का आधा यानी कि इसमें 2 का भाग और 2 कितना हो जाएगा, 3Q/4। इस 3Q/2 का आधा तो 3Q/4 तो रह जाएगा किसके पास में, B के पास, और 3Q/4 ही किसके पास रह जाएगा, C के पास। इस C को अपने को क्या कर रहा था, साइड में, तो अब वो अपना 3Q/4 लेके कहां चला गया है, साइड में। उस C से अपने को कोई मतलब नहीं है। दोनों गोलों के मध्य की दूरी अब भी वही है r, और अब भी माध्यम क्या है आपका, निर्वात ही है। तो
अब बताइए इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला नया बल F डैश बराबर कितना हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, केवल आवेश चेंज हुआ है और फॉर्मूला क्या आ जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। K की जगह K ही रहने दो, Q1 और Q2। इस बार अब Q1 का मान कितना हो गया है बेटा, Q बटा 2 और Q2 का मान कितना हो गया है 3Q बटा 4 बटा दूरी कितनी है वही R, तो क्या हो जाएगा बेटा R स्क्वायर। इसको सोल्व करो, F डैश बराबर कितना आ जाएगा K, ये हमारे पास में यहां से बाहर आ जाएगा 3Q स्क्वायर और नीचे आएगा 8, 2 गुणा 4 कितना हो जाएगा 8 और साथ में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। हमें आंसर F की टर्म्स में निकालना है, तो देखो KQ स्क्वायर बटा R स्क्वायर को शॉर्ट में अपन क्या लिख सकते हैं F, तो 3 बटा 8 तो साइड में रह जाएगा और F डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास में 3 बटा 8 F। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, हमारे पास में टोटल आवेश है Q, इस Q के हमें दो भाग बनाने। अच्छा बेटा, अगर हमारे पास में टोटल Q आवेश है, इसका मतलब एक बार के लिए सोच लो कि Q का मान 10 कूलम है, तो हमें इसके दो भाग बनाने। हम दो भाग कुछ भी बना सकते हैं, एक भाग 1 कूलम तो दूसरा कितना बचेगा 9 कूलम, एक भाग 3 कूलम तो दूसरा कितना बचेगा 7 कूलम, एक भाग 5 कूलम तो दूसरा भाग कितना बचेगा 5 कूलम। ऐसे अपन अपनी इच्छा से कोई भी दो भाग बना सकते हैं। ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि Q के आप कितने भाग बना दो, 2। चलिए बेटा, एक भाग में हमने बाहर निकाल लिया स्मॉल q, तो सोचो दूसरे में क्या बचेगा, कैपिटल Q माइनस स्मॉल q तो बचेगा। ये दो भाग जो हमने बनाए, माना कि इनके मध्य की जो दूरी है वो कितनी है r, तो बताइए कि स्मॉल q पहला भाग और कैपिटल Q माइनस स्मॉल q दूसरे भाग, इन दोनों का मान कितना हो ताकि इन दोनों के मध्य लगने वाला जो बल प्राप्त हो वो क्या हो, हमें अधिकतम। ओके बेटा, सुनो, कैपिटल Q के हमने कितने भाग बनाए, 2। टोटल हमारे पास कैपिटल Q था, पहले भाग में हम कितना ले गए स्मॉल q, तो भाई दूसरे भाग में कितना बचेगा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q ही बचेगा। अच्छा बेटा, इस स्थिति पर ध्यान दो, यहां पर निर्वात है, तो बताइए इस स्थिति में इन दोनों आवेशों के मध्य लगने वाला बल F बराबर क्या हो जाएगा। हाँ बेटा, F बराबर क्या होगा, K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। K Q1 की जगह क्या आएगा बेटा स्मॉल q और Q2 की जगह क्या आएगा बेटा कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, यही तो आएगा दूसरा भाग, और बटा में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, F बराबर K, इस स्मॉल q को अंदर ले जाओ, कैपिटल Q स्मॉल q माइनस स्मॉल q का स्क्वायर और बटा में क्या आ जाएगा R स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास में लगने वाला बल। हमें इस बल F को क्या करना है बेटा, अधिकतम। हाँ बेटा, यदि हमें F का अधिकतम मान प्राप्त करना है तो F के अधिकतम मान के लिए, किसी भी चीज के अधिकतम मान के लिए उसका जो अवकलन होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए, 0। तो यहां पर dF बटा dQ का मान क्या प्राप्त होना चाहिए, 0, क्योंकि हमारे पास में वेरिएबल यहां पर क्या है बेटा स्मॉल q, उसका मान अपन कम ज्यादा कर सकते हैं। तो dF बटा dQ का मान क्या होना चाहिए, 0। ओके बेटा, क्या F वास्तव में ये वाली टर्म है क्या, तो हम इसका क्या कर रहे हैं बेटा अवकलन। इसका अवकलन करोगे तो K और R स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, ये तो ऐसे कैसे रहेंगे। अच्छा बेटा, कैपिटल Q टोटल आवेश भी कांस्टेंट है, वो भी ऐसे कैसे रहेगा। अच्छा बेटा ध्यान दो, स्मॉल q का q के सापेक्ष अवकलन, किसी भी चीज का खुद के सापेक्ष अवकलन कितना होता है a, तो q के साथ में कितना आएगा a, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कैपिटल Q रख सकते हैं इसको, माइनस q स्क्वायर का q के सापेक्ष अवकलन, x स्क्वायर का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है बेटा 2x, तो q स्क्वायर का q के सापेक्ष अवकलन क्या हो जाएगा 2q और बराबर क्या होना चाहिए बेटा 0। वो k बटा r स्क्वायर भी किसमें चला जाएगा 0 में, तो हमारे पास में क्या बच जाएगा q माइनस 2q बराबर 0। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2q को उधर ले जाओ, उसको पहले लिख लो, तो 2q बराबर क्या हो जाएगा बेटा कैपिटल Q, यानी कि q बराबर कितना हो जाएगा q बटा 2। यानी कि ये जो पहला भाग होना चाहिए वो हमारा टोटल आवेश कैपिटल Q का कितना रहना चाहिए, आधा। तो अगर पहला भाग Q बटा 2 है तो सोच के देखो बेटा दूसरा भाग भी Q बटा 2 ही रहेगा। अरे बेटा इस कैपिटल Q में से स्मॉल q का मान हमने कितना प्राप्त कर लिया, Q बटा 2, तो कैपिटल Q में से Q बटा 2 को माइनस करो, कितना बचेगा Q बटा 2 और Q बटा 2। हाँ बेटा ध्यान से देखो, ये वाला आंसर अपने को डायरेक्टली याद करना है। अगर आपको पूरा डिविजन समझ में नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप इस आंसर को डायरेक्टली याद कर लेना। यदि हमारे पास में कुछ टोटल आवेश है, फॉर एग्जांपल कैपिटल Q है, हम इसको दो भाग बना सकते हैं। अब दो भागों में एक भाग 25% तो दूसरा 75% बनाएंगे, एक भाग 40% तो दूसरा 60% बनाएंगे, एक भाग 50% तो दूसरा भाग भी 50% ही बनेगा। तो अगर हम इन अलग अलग भाग बनाएं तो किस स्थिति में इन दोनों के मध्य लगने वाला बल सबसे ज्यादा होगा, जब
टोटल आवेश का आधा आधा दो भाग बनाए, यानी कि 50% इधर और 50% इधर, उस स्थिति में लगने वाला बल क्या होगा? अधिकतम। जैसे मान लो छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे पास में टोटल प्लस का 10 कूलम आवेश है, तो हम इसके दो भाग कैसे बनाएं ताकि लगने वाला बल अधिकतम प्राप्त हो? तो हमें दोनों भाग क्या करने हैं? एग्जैक्टली आधे आधे। तो प्लस 10 के आधे आधे दो भाग क्या होंगे? प्लस का 5 कूलम और प्लस का 5 कूलम। उस स्थिति में इनके मध्य लगने वाला बल क्या होगा? अधिकतम। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस के अंदर जब आप क्वेश्चन सोल्व करोगे तो कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको आवेश का मात्रक कूलम की जगह कुछ और भी मिल सकता है। मैं तीन चीजें आपको और बता रहा हूं और आप इसको नोट कर लो अपनी कॉपी के अंदर, या आपकी कॉपी के अंदर लिखा हुआ नहीं है नोट्स के अंदर, आप ऊपर खाली जगह के अंदर इसको नोट कर लो। आवेश का एक ऐसा एक मात्रक, स्टैंडर्ड मात्रक होता है कूलम। इसके अलावा अगर छोटे मात्रकों की बात करें तो एक तो आपका होता है मिली कूलम, स्मॉल m का मतलब क्या है? मिली कूलम। एक आपका होता है माइक्रो कूलम, म्यू का मतलब क्या है? माइक्रो। और एक आपका होता है नैनो कूलम। हाँ बेटा, एक मिली कूलम बराबर होता है 10 की घात -3 कूलम। मिली का मतलब क्या होता है? 10 की घात -3, और वो कूलम ऐसे कैसे आ जाएगा? इसी प्रकार एक माइक्रो कूलम बराबर होता है 10 की घात -6 कूलम। एक को छोड़ो, माइक्रो का मतलब क्या होता है? 10 की घात -6, और साथ में क्या आ जाएगा? कूलम। और एक नैनो कूलम बराबर होता है 10 की घात -9 कूलम। ये तीनों आप कॉपी के ऊपर खाली जगह के अंदर लिख लो, और इनके तीनों आंसर्स आपको याद भी करने हैं। एक मिली कूलम बराबर क्या होता है? 10 की घात -3 कूलम। एक माइक्रो कूलम बराबर क्या होता है? 10 की घात -6 कूलम। और एक नैनो कूलम बराबर क्या होता है? 10 की घात -9 कूलम। हाँ, अब तक इस चैप्टर के अंदर जो अपन टॉपिक पढ़े हैं, पहले अपन ने पढ़ा था विद्युत आवेश और उसके गुणधर्मों के बारे में। 8-10 अपन 11 या 12-13 को अपन ने गुणधर्म पढ़े थे। उसके अलावा आज जो अपन ने टॉपिक पढ़ा है कूलम का नियम। अब तक जो अपन ने पढ़ा है उन सबसे रिलेटेड आपके अंदाज में जो मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल नंबर 4 उसका चैप्टर नंबर 16 आपको देखना है, और उसमें से आप फर्स्ट एक एग्जांपल, आप एग्जांपल नंबर 1 सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 10 ये क्वेश्चन आपको सोल्व करने हैं, और एक्सरसाइज सेकंड के क्वेश्चन नंबर 2, 12 और 16 आपको सोल्व करने हैं।